आज मैं आपको आयुर्वेद के डाइट और लाइफस्टाइल के ऐसे सूत्र बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप इस सीजन का पूरा लाभ उठा पाएंगे, ऐसा बल और ऐसी इम्यूनिटी अपने शरीर में भर पाएंगे जिससे आप पूरे साल तक किसी भी प्रकार की इन्फेक्टिव प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। वायरल फीवर, जुकाम, खांसी, इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे और आप अपनी जठराग्नि को भी इन्हीं 4 महीनों में इतना मजबूत कर सकते हो कि आप पूरे साल कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी जैसी पेट की सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ठंड में हमें भूख तेज क्यों लगने लगती है। साथ ही बात करेंगे 3 बिग मिस्टेक्स की जो आप सब लोग ठंड में जरूर करते हैं। इसमें से पहले वाली मिस्टेक तो ऐसी है जो आपको सीधा हार्ट अटैक दे सकती है। और ये सारी बातें हम मनगढ़ंत नहीं करेंगे, हम बात करेंगे चरक संहिता के सूत्र से, चरक संहिता के श्लोक से और शास्त्र के प्रमाण से। ठंड का एक डिटेल्ड डाइट चार्ट भी हम समझेंगे। इस वीडियो को अगर आपने स्किप किया तो आप इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से बिना स्किप किए सुने और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कि ठंड में भूख तेज क्यों लगती है। उत्तर आचार्य चरक, चरक संहिता सूत्र स्थान में देते हैं। वो कहते हैं कि शीते शीतानिल संस्पर्श संरुधो बलिनाम बलि पक्ता भवति हेमंत मात्रा द्रव्य गुरु क्षमा। अर्थात आपकी जठराग्नि ठंड के समय शीत अनिल के स्पर्श के कारण बहुत बलवान हो जाती है। इसको आप मॉडर्न वे में समझें तो पेरिफेरल वैस्कुलर सिस्टम से आपका ब्लड फ्लो गैस्ट्रिक ऑर्गन्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर आपकी ब्लड सप्लाई मैक्सिमम हो जाती है जिसके कारण आपको तेज भूख लगती है। आयुर्वेद की बात करें तो 13 प्रकार की अग्नियों में जठराग्नि या आपकी पाचक अग्नि, जिसको आप डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, वो सबसे प्रधान अग्नि है। जठराग्नि के अलावा बाकी सब 12 प्रकार की अग्नियां उस जठराग्नि का पोषण करती है जिसके कारण जठराग्नि या आपकी भूख या आपके डाइजेस्टिव पावर बहुत बढ़ जाती है, जिसको आचार्य चरक ने बलिनाम बलि शब्द से लिया है। ये बलिनाम बलि क्या है? यानी आपकी जठराग्नि बाहुबली बन गई है। तो बाहुबली को सबसे ज्यादा डर किससे है? अगर बाहुबली मूवी आपने देखी है तो आपने ये जरूर देखा होगा कि बाहुबली को सामने से कोई नहीं मार सकता, बाहुबली को मारा जाता है पीछे से। तो पीछे से कौन मारता है? कटप्पा। तो इस बड़ी हुई जठराग्नि रूपी बाहुबली के लिए कटप्पा कौन है? 4 चीजें। पहला, ठंड में उपवास करना। अगर आप इस बड़ी हुई जठराग्नि को ईंधन नहीं देंगे, भूखा अपने आप को रखेंगे, तो ये बड़ी हुई जठराग्नि आपकी रिजर्व एनर्जी को खाने लग जाएगी। या अगर आयुर्वेद की लैंग्वेज में बात करें तो आपके ओज को खाने लग जाएगी, आपके ओज का क्षय करने लग जाएगी, आपकी धातुओं को खाने लग जाएगी, जिसके कारण सबसे खतरनाक प्रॉब्लम जो आती है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम 3 बिग मिस्टेक्स की बात करेंगे। इसके अलावा ठंड में नंगे पैर ठंडे फर्श पर चलने से भी आपकी जठराग्नि को नुकसान हो सकता है। रूखा सूखा या बासी भोजन खाने से भी आपकी जठराग्नि कमजोर होती है। ज्यादा मात्रा में ठंडा पानी पीना भी आपकी जठराग्नि के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो करें क्या, जाएं तो जाएगा। इसका उत्तर भी आचार्य चरक ने दिया है कि कैसी डाइट और लाइफस्टाइल रखनी है जिससे आप इस बड़ी हुई जठराग्नि को बहुत अच्छे से काम में लेके शरीर के अंदर बल भर सकते हैं, शरीर के अंदर वाइटलिटी भर सकते हैं, शरीर के अंदर इम्यूनिटी भर सकते हैं। अब बड़ी हुई जठराग्नि के लिए डाइट क्या रखनी चाहिए, ये समझने के लिए हम रेफरेंस लेते हैं आचार्य वाग्भट के सूत्र स्थान का। वह आचार्य वाग्भट लिखते हैं कि दैत्य निशानम एतर ही प्रातरव्य बुभुक्षित है। अर्थात सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, इसके कारण उठते ही मल त्याग और स्नान के बाद सबसे पहला जो काम आप करें वो आपका भोजन होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ठंड में है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं या ब्रेकफास्ट लेट करते हैं, ठंड में
आप इसको बंद कर दीजिए, ब्रेकफास्ट समय पर करना स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा बहुत गंभीर नुकसान आपको हो सकते हैं। नुकसान क्या होंगे ये हम लास्ट में देखेंगे। अगर आपका नाश्ता तैयार नहीं है तो इसके लिए भी आचार्य वाग्भट ने आपको एक फॉर्मूला दिया है। वो कहते हैं गोधूम पिष्ट मासक्षु क्षीरोत्त विकृति सुबह, यानी आप पंजीरी बना के रख लें, गेहूं के आटे को घी में भून लें, इसमें ड्राई फ्रूट मिला लें, इसमें शक्कर मिला लें, ये आपकी पंजीरी तैयार होगी। अब इस पंजीरी को आप किसी स्टील के डब्बे में भर के रख लें और जरूरत के अनुसार सुबह जैसे ही आपको भूख लगे तो आप इस पंजीरी का सेवन करें। उसके बाद जब आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए आप ब्रेकफास्ट करें। इसके बाद उन्होंने कहा क्षीरोत्त विकृति ही सुबह, दूध और खोए के लड्डू ये आपको जरूर ठंड में खाने चाहिए। सर्दियों में सुबह उठते ही जब भूख लगती है तो पंजीरी के साथ दूध का भी सेवन किया जा सकता है। बहुत सारे रसायन हैं, जैसे ब्रह्म रसायन है, च्यवनप्राश है, उनका भी 1 चम्मच सुबह खाली पेट दूध के साथ सेवन किया जा सकता है। इससे ठंड में आपकी जठराग्नि मजबूत होगी और आपके शरीर की धातुओं को बल मिलेगा। इसके बाद आचार्य चरक कहते हैं कि आप बहुत भारी भोजन इस ठंड में करें, जैसे दूध है, घी है, पंजीरी है, खोए के लड्डू हैं, इन सारी चीजों को आप ठंड में खाएं और जो आप भारी भोजन कर रहे हैं वो पचेगा। डाइट में ही सबसे इंपॉर्टेंट बात एक जो अक्सर इंटरनेट पे गलत तरीके से पेश की जाती है, ठंड में अग्नि जरूर बढ़ गई है, आपको भारी भोजन जरूर लेना है, लेकिन कुछ भोजन ऐसे हैं जो भारी होने के साथ साथ नुकसानदेह हैं। अक्सर लोग आपको इंटरनेट पे कहते हैं कि ठंड में तेज भूख है, परांठे खाओ, आलू खाओ। आचार्य चरक किसके लिए मना करते हैं? आचार्य चरक कहते हैं आलुकम कंदा नाम प्रकृतेव अहिततमानि निकृष्टतमानि द्रव्याणि, अर्थात आलू इस दुनिया में पाए जाने वाले कंद मूलों में सबसे घटिया कंदमूल है, जो आपके शरीर में, जो आपके पेट में जाकर आपके डाइजेशन को बिगाड़ता है, आपको एसिडिटी करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम करता है। मॉडर्न रिसर्च भी ये कहती है कि आलू बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन और बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। जिनको एसिडिटी रहती है या गैस रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, वो उड़द और आलू इन दोनों चीजों का सेवन कम से कम करें। अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल के कुछ खास चेंजेस जिससे आपके शरीर की पूरी रंगत बदल जाएगी। आचार्य वाग्भट कहते हैं वातग्न तेलेर अभ्यंगम मूर्धनि तेल विमर्दनम, अर्थात ठंड में जब आप नहाने जाएं तो पूरे शरीर की गर्म तिल के तेल से मालिश करें, खासकर अपने सर की, अपने पाँव की और अपने कानों की मालिश बहुत अच्छे से करें। इससे आपका रक्त परिसंचरण तंत्र मजबूत होगा, आपका तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, आपके शरीर को, आपकी मांसपेशियों को, आपके जोड़ों को बल मिलेगा, आप वात से बचे रहेंगे, वात की एक शील्ड बन जाएगी। तो हमारे में जो एक मिथ है कि सिर्फ स्वेटर ही आपको सर्दी से बचा सकती है, उसको आचार्य वाग्भट सिरे से नकारते हैं। वो कहते हैं अगर ठंड में सर्दी से बचना है तो स्वेटर के साथ साथ गरम तेल से अभ्यंग करो, गरम तेल से मालिश करो और इस तेल की लेयर अपने शरीर पर इस तरीके से चढ़ा लो कि आपको ठंड से कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आचार्य वाग्भट एक खास बात बताते हैं। वो कहते हैं व्यायाम सबसे ज्यादा ठंड में ही फायदा देता है। ठंड आते ही अक्सर हमारा मन करता है हम रजाई से बाहर ही ना निकलें, घर से बाहर ही ना निकलें, लेकिन आचार्य वाग्भट इसके ठीक उलट हमें ये बताते हैं कि ठंड में खास तौर पर व्यायाम किया जाना चाहिए। वो कहते हैं न्यूद्दम सकुशले पादाघाते च युक्तितः, अर्थात आप अपने शरीर को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आपको अपनी मसल्स अच्छी चाहिए, पुष्ट शरीर चाहिए, सुंदर सुडौल शरीर चाहिए, तो आप आचार्य वाग्भट की ये बात माने और रजाई छोड़कर सुबह सुबह अपने घर से निकलें। कम से कम 20 से 25 मिनट तक आप रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें और अगर आप वयस्क हैं, 20 साल से ऊपर हैं और 70 साल से कम हैं, तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों को जिम नहीं ज्वाइन करना चाहिए और बुजुर्गों को भी जिम से बचे रहना चाहिए। उनको घर में
अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्रॉस फिटनेस करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए और योगा करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम अपने शरीर की ऊर्जा को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसके अलावा हमें अपने सर को, अपने कानों को और पाँव के तलवों को हमेशा गर्म ऊनी वस्त्र से ढके रहना चाहिए। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि दिन में एक बार अगर सूरज की किरणें आपके घर पर सीधी पड़ती हैं तो दिन में एक बार आपको जरूर सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, जिससे आपके शरीर की वायु का शमन होता है, आपकी अग्नि दीप्त होती है, आप ऊर्जावान होते हैं। इसके बाद जनवरी में जब ठंड के साथ बारिश या ओले पड़ते हों, बहुत तेज हवाएं चलती हों, इसको शिशिर ऋतु बोलते हैं। इस शिशिर ऋतु में आप अपने शरीर में अगर या अगरू का लेप भी कर सकते हैं। इससे आपके शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स को ऊष्मा मिलेगी या गर्मी मिलेगी, जिससे आपके शरीर के ऑर्गन्स मजबूत होंगे। अब हम बात करते हैं खास 3 मिस्टेक की जो ठंड के समय आप सब आज तक करते आए। सबसे पहली मिस्टेक, ठंड के समय उपवास करना। अधिकतर लोग ओबेसिटी के लिए या वेट लॉस करने के लिए उपवास करते हैं और उन्हें सलाह देने वाले डाइटिशियन और इन्फ्लुएंसर्स उन्हें ये कहते हैं कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी गैप ना दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग लंबे समय तक कंटिन्यू रखें। लेकिन आचार्य चरक ये कहते हैं कि ठंड में फास्टिंग रखने से क्या चेंजेस आ सकते हैं। रसहीन ततः वायु शीतः शीते प्रकोप्यति, यानी अगर आपने ठंड में बढ़ी हुई जठराग्नि को ईंधन नहीं दिया, बढ़ी हुई जठराग्नि को भोजन नहीं दिया, बढ़ी हुई अग्नि को शांत नहीं किया, तो ये अग्नि आपके शरीर में रस धातु को विकृत कर देगी। अब मॉडर्न वे में हम समझते हैं कि इस रस धातु के विकृत होने का क्या मतलब है। इस रस धातु के विकृत होने से आपको अचानक से हार्ट अटैक आ सकता है। तो क्या एक बार भूखा रहने से सबको हार्ट अटैक आ सकता है? नहीं। अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ठंड के टाइम कर रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत सारे मॉडर्न रिसर्च के डाटा के आधार पर और हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनके डाटा के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे देश में पैरालाइटिक अटैक और कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक आने की संभावना ठंड में रोगियों को बढ़ जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मॉडर्न रिसर्च का डाटा कह रहा है। यानी आचार्य चरक ने जो बात कही कि हार्ट अटैक आ सकता है, पैरालाइटिक अटैक आ सकता है, वही बात हम आज हॉस्पिटल्स के डाटा में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ठंड में अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। कईयों को तो हार्ट की प्रॉब्लम थी भी नहीं और फिर भी अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। इसका कारण है कि वो ठंड में फास्टिंग करते हैं। तो अगर आप ठंड में फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग को आज से ही ना कह दें। जब भी भूख लगे भोजन जरूर करें और भोजन स्निग्ध करना है। आपको खासकर जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं वो हमेशा डराते हैं कि घी खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लेकिन ठंड में अगर आप देसी गाय या गिर गाय A2 टोन मिल्क से बना हुआ, बिलोने से बना हुआ घी अगर आप खाते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर आप डेयरी का घी खाते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़े या कोई भी प्रॉब्लम हो, ये एक अलग विषय है। लेकिन बिलोने से बना हुआ घी अगर आप खाते हैं ठंड में तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। इसके बाद दूसरी जो खास मिस्टेक हम करते हैं, ठंड के समय हम सभी लोग गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन गर्म पानी से नहाते समय हम सबसे पहले पानी अपने सर पे डालते हैं। सर पे गर्म पानी डालने के कारण स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन आता है और डैंड्रफ होता है। स्कैल्प में और भी बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण हेयर फॉल स्टार्ट होता है और इसी के साथ आपकी आंखें कमजोर होती हैं। जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा, आचार्य वाग्भट कह रहे हैं। वो कहते हैं उष्णाम्बुना अधः कायस्य परिषेको बलावह तैनैव तोत्तम अंगस्य बलहत केश चक्षुषाम। अर्थात जब आप ठंड में गर्म पानी अपने सर पे डालते हैं तो आपके उत्तमांग यानी सर पे जो बाल हैं वो झड़ने लगते हैं, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। तो दोनों चीजों से अगर बचना चाहते हैं तो ठंडे पानी से आपको
सर का स्नान नहीं करना। तो करना कैसे है वो बताते हैं। उष्णांबुना अधः कायस्य, यानी गर्म पानी से आपको अपने क्लेविकल, ये जो बोन होती है जिसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, या गले से नीचे का जो शरीर है, इसको आप गर्म पानी से स्नान दें। और जो गले से ऊपर है यानी सर और आंखें, इनको आप गुनगुने पानी से धोएं। इससे आप इन सभी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। तीसरी खास मिस्टेक हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि ठंड में हम बहुत सारी गर्म तासीर की चीज़ें इंटरनेट पर देखकर और घर में यूज़ करने लगते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी काली मिर्च डाल के सब्जी बनाते हैं या बहुत सारी अदरक डाल के सब्जी बनाते हैं। ये वाली मिस्टेक आपके पेट के लिए नुकसानदेह हो सकती है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको एसिडिटी रोज रहती है, क्या आपकी तासीर गर्म है, क्या आपको किसी भी प्रकार से गैस्ट्रिक अल्सर या आईबीएस की प्रॉब्लम रही हुई है। अगर ऐसा है तो ठंड में भी आपको बहुत ज़्यादा अदरक या काली मिर्च का सेवन नहीं करना। अक्सर लोग जनरलाइज्ड वे में आयुर्वेद को समझाने के चक्कर में आपको ये नुस्खे बता देते हैं, और आप क्योंकि ग्रंथ पढ़ के नहीं आए होते हैं, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, और आप सीधा जैसा वो कह रहे हैं वैसा मान लेते हैं, और उसके कारण आप इन नुस्खों के चक्कर में अपनी सेहत बिगाड़ लेते हैं। तो गर्म तासीर की चीज़ें, अगर आपकी तासीर गर्म है तो यूज नहीं करेंगे। ठंड के समय गर्म तासीर की चीज़ें यूज की जा सकती है, लेकिन सिर्फ वही कर सकते हैं जिनकी खुद की तासीर ठंडी है। जिनको सर्दियों में बहुत ठंड लगती है वही सब्जियों में थोड़ी थोड़ी अदरक डालकर खाएं, जिससे उनकी ठंड दूर हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी सुपर मेडिसिन ऐसी हैं जो ठंड में आपको बहुत ताकत से भर सकती है, जिसमें च्यवनप्राश सबसे अहम है। अगले वीडियो में हम च्यवनप्राश से जुड़ा हुआ पूरा एक एपिसोड बनाएंगे, जिससे आप च्यवनप्राश घर भी बना सकते हैं, च्यवनप्राश से जुड़ी हुई सावधानियां क्या रखनी है उसको भी समझ सकते हैं, और च्यवनप्राश का पूरा लाभ कैसे उठाया जाए ये भी समझ सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर कोई चीज़ स्किप हो गई हो तो आप दोबारा इसको सुने और अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर नोट करके रखें। उपवास नहीं करना है, अच्छे से घी, दूध, खोया, मलाई ये सब खाना है, और भूख जब लगे भोजन तभी करना है, बिना भूख लगे भोजन नहीं करना है। इन सभी बातों को हम अच्छे से अगर जीवन में उतारेंगे तो जीवन भर हमें किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप सब लोगों के लिए ग्रंथों की अनमोल जानकारी हमेशा लेकर आता रहता हूं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपकी ही तरह बहुत सारे लोगों का आयुर्वेद से भला हो सके। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।